मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रैवलिंग विद तन्नु में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही पवित्र स्थान जो उत्तराखंड के 4 धामों में शुमार केदारनाथ यात्रा है। इस साल 10 मई से 20 नवंबर तक ये यात्रा चलने वाली है। तो अगर आप इस साल केदारनाथ यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो आप भी अपना प्यार हमारे लिए ज़रूर बनाए रखें। तो यात्रा शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी और एक छोटा सा फैक्ट जो केदारनाथ के बारे में है, वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो आप सबको पता है, हर साल अत्यधिक बर्फ पड़ने के कारण केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं और भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति को ओखीमठ लाया जाता है और अगले 6 महीने के लिए ओखीमठ मंदिर में ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। पुनः अप्रैल या मई में शुभ तिथि के अनुसार भगवान की मूर्ति को ओखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ ले जाया जाता है और भक्तों के लिए शिव जी के कपाट फिर से खोल दिए जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव की डोली यात्रा भी दिखाएंगे, जिसकी शुरुआत ओखीमठ से होती है। यात्रा शुरू करने के एक रात पहले भगवान भैरव जी की पूजा की जाती है और फिर अगली सुबह डोली यात्रा की शुरुआत होती है। भारतीय सेना के जवान अपनी परंपरागत संगीत के माध्यम से केदारनाथ डोली यात्रा का अभिनंदन करते हैं और साथ ही ये बैंड मधुर संगीत को बजाते हुए केदारनाथ तक जाते हैं। पहले तो डोली यात्रा में स्थानीय लोग शामिल होते थे, पर अब देश के हर कोने से लोग इस डोली यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। केदारनाथ डोली यात्रा में मूल तौर पर भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति को चांदी से बनी डोली में बिठाकर और बहुत सुंदर फूलों से सजाकर उनको उनके धाम केदारनाथ ले जाया जाता है। पंचमुखी शिवलिंग शिव जी के 5 रूपों को दर्शाता है तथा 5 तत्वों का भी प्रतीक है। पहला, अगर हम बात करें तो क्रिएशन या सृजन, दूसरा पालन पोषण, ज्ञान, परिवर्तन और मुक्ति। और ये 5 तत्वों को दर्शाता है, जैसे धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और इस डोली यात्रा को ले जाने का अधिकार केवल ओखीमठ ब्लॉक में जो राशि और गोदार गांव के लोगों का है और पूरी यात्रा ये नंगे पांव करते हैं और अप्रॉक्स 60 किलोमीटर का ये डोली यात्रा होता है जो 5 दिन में लगभग पूरी की जाती है और बहुत सारे छोटे बड़े गांवों से और शहरों से होके ये यात्रा गुजरती है और लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है इस यात्रा को लेके। और बहुत ज़्यादा मान्यता है कि ये डोली यात्रा जिस गांव से गुजरेगी उस गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आती है और बहुत सुख समृद्धि आती है। तो फर्स्ट डे की जो डोली यात्रा होती है वो ओखीमठ से शुरू होकर गुप्त काशी तक जाती है। उसके बाद सभी भक्त वहाँ पे आराम करते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह उठ के फिर से डोली यात्रा की शुरुआत करते हैं। और दूसरे दिन की डोली यात्रा जो होती है वो गुप्त काशी से फाटा के लिए होती है। फाटा उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव है और यहाँ पे भी लोग डोली की स्वागत के लिए खड़े रहते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से डोली का स्वागत करते हैं। तीसरे दिन की डोली यात्रा फाटा से गौरीकुंड तक की होती है और चौथे दिन गौरीकुंड से केदारनाथ तक ये यात्रा चलती है। केदारनाथ पहुंचने के बाद उस दिन रेस्ट करते हैं सभी। ठीक है, उस दिन भगवान के कपाट नहीं खुलते हैं, भगवान के कपाट अगले दिन सुबह खुलते हैं और उस दिन केदारनाथ की जो गेट ओपनिंग सेरेमनी होती है बहुत ही धूमधाम से वो मनाया जाता है। जो गेट खुलने का समारोह होता है, हेलीकॉप्टर वगैरह से फूल की वर्षा होती है और जो हमारे जवान हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बैंड वैंड बजा के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो मतलब वो ऐसे फीलिंग्स है जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जो बहुत ज़्यादा लकी होते होंगे उनको भगवान के ऐसे दर्शन मिलते होंगे। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यात्रा पास बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी।
आपको ये पास ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह से आप बनवा सकते हो। ऑनलाइन बनवाने के लिए स्क्रीन पर दी गई साइट पर आप जाके अपनी पर्सनल डिटेल फिल करके आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हो। आपको यात्रा के समय इसकी 2-3 कॉपियाँ अपने साथ रखनी पड़ेंगी और इसके अलावा आप ऑफलाइन भी हरिद्वार या ऋषिकेश में रुद्रप्रयाग में आप ये पास बनवा सकते हो। इसके लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मेरी सजेशन मानो तो आप ऑनलाइन पास बनवाना ज़्यादा पहला प्रेफ़र रखना अपना, क्योंकि आपको ऑफ़लाइन में बहुत भीड़ का सामना करना पड़ेगा और आपका समय भी वेस्ट होगा। तो अपने समय और मेहनत को बचाएँ और ऑनलाइन मोड को अपनाएँ। चलिए, अब तो हमारा पास बन के भी तैयार है, तो अब हम चलते हैं यात्रा की शुरुआत करने। सबसे पहले जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि केदारनाथ पहुँचे कैसे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा। हरिद्वार की कनेक्टिविटी लगभग हर शहर से काफ़ी अच्छी है, तो आप यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं, या अगर आपको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है तो वाया दिल्ली भी आप आराम से हरिद्वार पहुँच जाओगे। यहाँ आपको बस या ट्रेन ईज़िली मिल जाएगी। अगर आप एरोप्लेन से आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका जो है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पड़ेगा, जो देहरादून में है। फिर वहाँ से आप टैक्सी या बस से ऋषिकेश या हरिद्वार आ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम कम है और आपका बजट अच्छा है तो आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन इसमें बस ये है कि आपको जो ट्रैकिंग वगैरह है वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, लेकिन आप मात्र 10 से 11 मिनट में आप केदारनाथ मंदिर पहुंच जाओगे। और इसकी पूरी डिटेल आपको कहाँ से बुक करवानी है, ट्रिप कैसे कहाँ से स्टार्ट होती है, ये इसका हेलीपैड वगैरह कहाँ है, इसका पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिया गया है और ये डिटेल्स में भी मेंशन है, आप जाके वहाँ से बुक कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम हरिद्वार पहुँच गए हैं, तो अब आगे की यात्रा कैसे करनी है, ये देखने से पहले गाइस मैंने हरिद्वार और ऋषिकेश का भी फुल बजट ट्रिप बनाया है। तो आप उस वीडियो को हमारे ज़रूर जाके देखना, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और आपको हरिद्वार और ऋषिकेश भी घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और केदारनाथ की तरफ बढ़ते हैं। तो हरिद्वार बस स्टैंड से आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। इसकी टाइमिंग सुबह 4 बजे से 8 बजे तक होती है, तो आप लेट मत करना। अगर आप लेट हो जाओगे तो आपको ये जो बस है नहीं मिल पाएगी, बस मिस हो जाएगी आपकी। और हरिद्वार से सोनप्रयाग का डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 230 किलोमीटर का है और बस फेयर की बात करें तो ये 600 रुपए का है। और ऋषिकेश से ये फेयर 560 या 570 रुपए अप्रॉक्स होता है। आप ऑनलाइन भी बस बुक कर सकते हो। आजकल बहुत सारे बस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आपको बहुत ही ईज़िली और अच्छे और लग्ज़री बसेस मिल जाएँगे। हाँ, ये थोड़े से महँगे होते हैं, जैसे अगर इसमें आपको 500-600 रुपए में मिल रहा है तो उसमें 1000-1200 रुपए लग सकते हैं आपको। बट ये है कि आपका जो बुकिंग है वो कन्फर्म रहेगा और बस आपको आके बैठना है, आपको भीड़-भाड़ से आप बच सकते हो। या आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आप शेयरिंग टैक्सी में भी आ सकते हो। इसका फेयर लगभग 900 से 1000 रुपए का होता है, या आप अपनी खुद की प्राइवेट टैक्सी भी बुक करके आ सकते हो। 4 सीटर की बात करें तो लगभग 4000 से 5000 पर पर्सन में ये बुक हो जाएगा। और हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने में आपको अप्रॉक्स 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है और ये मेनली ट्रैफ़िक पे भी वैरी करता है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक हुआ तो टाइमिंग ये बढ़ भी जाता है। लेकिन अगर जनरली बात करें तो 7 से 8 घंटे में आप पहुँच जाओगे। हरिद्वार से निकलने के बाद बस बीच में एक तीन धारा नाम की जगह पे लगभग 20 से 25 मिनट तक रुकती है, जिसमें आप फ्रेशन अप हो सकते हो या नाश्ता वगैरह कर सकते हो। और नाश्ते में आपको आलू पराठा, मैगी वगैरह ये सब काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएँगे। गाइज़, आपको इसी रास्ते पर आपको पंचप्रयाग में से एक प्रयाग जो देवप्रयाग है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी का एक खूबसूरत सा संगम होता है और वहीं से गंगा की शुरुआत होती है। ये बस तो आपको रुकेगी नहीं यहाँ पे, तो आपको चलते-चलते ही देखना पड़ेगा, या अगर आपने प्राइवेट टैक्सी बुक किया है या शेयरिंग टैक्सी पे हो तो वहाँ पे आप उसको रुकवा सकते हो और बहुत सारे फ़ोटोज़ ले सकते हो और बहुत मज़ा आएगा आपको इसको देखने में। इसके बाद फ्रेंड्स आप रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और फाटा होते हुए लगभग 7 से 8 घंटे में सोनप्रयाग पहुँच जाएँगे और बस आपको सोनप्रयाग से लगभग 1 किलोमीटर पहले सीतापुर में उतार देगी। फिर वहाँ से आपको एक
किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ेगा सोनप्रयाग तक। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी में आ रहे हैं, तो जो वो टैक्सी है वो डायरेक्ट आपको सोनप्रयाग तक छोड़ती है और उसमें आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। और अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हो तो आपको सोनप्रयाग और सीतापुर दोनों जगह पर पार्किंग मिल जाएगी। अब सोनप्रयाग आने के बाद गाइस आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप उस दिन सोनप्रयाग में ही स्टे कर सकते हो या 5 किलोमीटर आगे जाके आप गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हो। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी की बात करें तो ये अप्रॉक्स 50 किलोमीटर है और यहाँ से सोनप्रयाग से आपको शेयरिंग टैक्सी वगैरह 50 रुपए में गौरीकुंड तक पहुँचा देगी। तो अगर आप सोनप्रयाग में रुक रहे हो तो इसके लिए आप होटल की बात करें तो यहाँ होटल की शुरुआत 1000 रुपए से हो जाती है और आपका अगर बजट कम है तो आप यहाँ पे डॉर्मेट्री वगैरह में भी रुक सकते हो। 200 रुपए में लगभग आपको एक बेड मिल जाएगा, तकिया कंबल ये सब मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की डॉर्मेट्री GMVM की बुकिंग भी कर सकते हो जिसका कॉस्ट आपको 500 रुपए पर पर्सन पड़ेगा। इसकी बुकिंग भी आप ऑनलाइन करवा सकते हो। ये वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर भी जाकर जो बुकिंग है वो करवा सकते हो। तो आप जिस भी डेट को जा रहे हो उसका स्लॉट बुक कर ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रश ज़्यादा रहता है तो आपको जो स्लॉट है वो एडवांस में बुक करवानी पड़ती है, वरना फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है वो स्लॉट मिलने में। गाइज इसके अलावा भी एक ऑप्शन है और है आपके पास कि अगर आप अपना टेंट लेके जा रहे हो तो आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ आपको नॉर्मल थाली से लेके फास्ट फूड और फ्रूट जूस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और नॉर्मल थाली के रेट की बात करें तो 150 से 200 रुपए तक आपको मिल जाएगा। और इस तरह आपका सोनप्रयाग में पहला दिन निकल जाएगा और अगले दिन सुबह आपको लगभग 3-4 बजे उठ जाना है, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको लाइन में लग के यात्रा पास चेक करवाना होता है। तो आप जितनी जल्दी उठ जाओगे आपको लाइन उतनी ही कम लंबी मिलेगी, लेकिन अगर आपको उठने में ज़्यादा लेट हो गया तो ये लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अप्रॉक्स 2 से 3 किलोमीटर तक ये लाइन लंबी हो जाती है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो यात्रा पास वेरीफाई करने के बाद आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिल जाएगी जिसकी प्राइस अप्रॉक्स 50 रुपए होगी और ये 15 से 20 मिनट में आपको पहुंचा देगी आपके डेस्टिनेशन पे। तो गौरीकुंड पहुंचने के बाद जो आपको सबसे पहली चीज़ मिलेगी वो तत्कुंड है। ये गर्म पानी का कुंड है जिसमें आपको साल के 12 महीने गर्म पानी मिलेगा और इसमें आपको नहा के या स्नान करके आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और फिर आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो। यहाँ आपको आलू पराठा, मैगी वगैरह बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा। और यही गौरीकुंड में गाइस आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी, जहाँ पे आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा सामान हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके चार्जेस लगभग 100 रुपए हैं 48 आवर्स के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स गौरीकुंड के बाद केदारनाथ मंदिर जाने के लिए आपको पैदल ट्रैक करके जाना होता है। तो अगर आपके पास सामान होगा तो आपको ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप जो भी अपना सामान है यहाँ पे जमा कर दे। ओके, अब बात करें गाइस अगर केदारनाथ ट्रैक के बारे में फ्रेंड्स, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये ट्रैक कितनी लंबी है, हमें कितनी लंबी दूरी तय करके ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो गौरीकुंड के साइन बोर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो ये ट्रैक 16 किलोमीटर लंबा है, बट अगर एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें तो ये 22 किलोमीटर लंबा है, क्योंकि जो साइन बोर्ड के हिसाब से जो डिस्टेंस था वो पुराना रास्ता है गाइस। जो 2013 में जो आपदा आई थी वो रास्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और जो नया ट्रैक बनाया गया है वो उसकी दूरी अब लगभग 22 किलोमीटर की हो चुकी है। गाइस केदारनाथ ट्रैक की बात करें तो ऑफ कोर्स ये मुश्किल तो है ही, बट हाँ ये उन लोगों के लिए थोड़ा इजी है जो पहले बहुत सारी ट्रैकिंग कर चुके हैं, बट फर्स्ट टाइम वालों के लिए ये बहुत मुश्किल है।
मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो बीच में तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद मैं जा ही नहीं पाऊँगी। बट फिर मैंने शंकर जी का मतलब दिल से बहुत ज़्यादा याद किया, कि मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि यहाँ तक आने के बाद भी मुझे दर्शन नहीं मिल पाएँगे। बट फिर ऐसी एक अद्भुत शक्ति का मतलब आप खुद ही फ़ील करोगे जब आप जाओगे। ये शायद मैं आपको बोल के फ़ील कभी नहीं करवा सकती। तो हाँ, थोड़ा-सा मुश्किल है गाइज़, बट ट्रस्ट मी, आपको खुद में एक बहुत अद्भुत शक्ति का एहसास होगा और एक अलग ही जोश के साथ आप पूरा ट्रैक पार कर लोगे, और मैंने भी ट्रैक पार कर लिया था और दर्शन भी मिल गए थे शिव जी के। तो आप भी पूरी सच्ची भक्ति और लगन के साथ नारे लगाते हुए जाना, तो आपके लिए भी ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें, और ये आपके लिए शायद लाइफ़ टाइम मेमोरी होगी। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इस 22 किलोमीटर के ट्रैक पे आपको हर सुविधाएँ मिलेगी, खाने-पीने से लेके आपको जो भी बेसिक ज़रूरत होती है वो सभी मिलेगी। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। यहाँ पे जगह-जगह पे बेंच लगी हुई है जहाँ पे आप बैठ के आराम कर सकते हो। टीन के शेड भी लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है, तो बारिश से बचने के लिए यहाँ पे टीन के शेड्स भी लगे हुए हैं। वहाँ पे जगह-जगह पर पीने के लिए टैप्स भी लगाए गए हैं, तो टैप से पानी पी सकते हो। अगर आपको पानी परचेज़ नहीं करना है तो वो भी काफ़ी अच्छा पानी होता है, पहाड़ों का शुद्ध पानी। और इसके अलावा आपको थोड़ी-थोड़ी दूर पे वॉशरूम भी मिल जाएगा। और अब अगर खाने-पीने की बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारी दुकानें मिल जाएँगी। इसमें आपको मैगी, राजमा-चावल, आलू पराठा, दाल-चावल या चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, बिस्किट, ये सब बहुत ही ईज़िली मिल जाएगी। अगर प्राइस की बात करें तो ऑफ़ कोर्स ये थोड़ी-सी महँगी तो होती ही है। चाय, कॉफ़ी की बात करें तो 20 से 30 रुपए, मैगी और आलू पराठे की बात करें तो 50 से 60 रुपए, दाल-चावल, राजमा-चावल भी 70 से 80 रुपए के बीच में आपको मिल जाएँगे। और जो पैक्ड फूड होते हैं और पानी की बॉटलें वग़ैरह होती है वो ऑफ़ कोर्स अ, थोड़ी महँगी तो मिलेगी आपको, जैसे 10 रुपए की चीज़ 30 से 40 रुपए में आपको मिलेगी। अब जैसे आज के टाइम में खाना-पीना ज़रूरी है, ऑफ़ कोर्स फ़ोन भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। तो अगर नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पे लगभग नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी है और एप्रॉक्स आपको पूरे टाइम में नेटवर्क मिल जाएगा। और आपको कहीं-कहीं जो फ्री वाई-फाई की फैसिलिटी है वो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जगह-जगह पे मेडिकल कैंप्स भी मिल जाएँगे, और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जाके मेडिसिन ले सकते हो। तो गाइज़, अगर आप सुबह 7-8 बजे भी गौरीकुंड से ट्रैक करना शुरू करते हो तो आप शाम तक मंदिर के पास पहुँच जाओगे। इस ट्रैक को पूरा करने में अप्रॉक्स 8 से 9 घंटे का टाइम लग जाता है। तो आप 5-6 बजे तक आप मंदिर के पास पहुँच जाओगे। और अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप शाम में मंदिर में दर्शन कर सकते हो, जो आरती वगैरह होती है, या तो आप सुबह दर्शन का प्लान बना सकते हो। तो गाइज़, अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो और आपकी बॉडी आपसे चीख-चीख कर कह रही है कि मुझे आराम चाहिए, तो आप अपनी बॉडी को ज़्यादा कष्ट मत दीजिएगा और आप आराम करने के लिए चले जाइए। क्योंकि अगेन गाइज़, आप 5-6 बजे तक पहुँचोगे और आपको दर्शन के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा, जो अप्रॉक्स 2-3 घंटे की लाइन तो होती ही होती है वहाँ पे जनरली। तो और जो केदारनाथ के जो कपाट है वो रात के 9 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान में रखकर ही आप आगे का जो प्लान है वो बनाएँ। तो गाइज़, अगर यहाँ पे रुकने की बात करें तो यहाँ पे मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे बेस कैंप बनाया हुआ है, जो जीएमवीएम द्वारा बनाया गया है। यहाँ आपको लगभग 560 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आप यहाँ पे रुक सकते हो, और आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। इसमें आपको जनरली एक बेड मिलेगा, गद्दा मिलेगा, कंबल मिलेगा, तकिया मिलेगा, और इसमें आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से बुकिंग कर सकते हो। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हो, या अगर आप वहाँ पे पहुँच रहे हो और अगर आपने बुकिंग नहीं की है, तो आप वहाँ जाके भी बुकिंग ले सकते हो। बट अगेन, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसमें आपको टेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, और इतनी थकान के बाद 1 मिनट वेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। रात भर आप यहाँ पे आराम से स्टे करना, और अगेन गाइस, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना। आप जितनी जल्दी उठोगे आपको उतनी कम भीड़ मिलेगी। आपको टेंट में नहाने के लिए अगर गर्म पानी चाहिए तो आपको 1 बाल्टी का 100 रुपए चार्ज लगेगा। बाकी अगर आप ठंडे पानी, बर्फीले पानी से नहाने का अनुभव करना चाहते हो तो अगेन गाइस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो आप कुछ तूफ़ानी ट्राई करना चाहते हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो गाइज़ आप सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी उठकर तैयार होकर मंदिर की तरफ चल दें, क्योंकि आपको मुख्य मंदिर तक पहुँचने में भी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और ये आपको पैदल तय करनी पड़ेगी। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दर्शन के लाइन में लग जाएँ और लाइन में लगने से पहले अगर आप प्रसाद लेना चाहते हो तो आप प्रसाद ले सकते हो। अगर प्रसाद के प्राइस की बात करें तो ये आपको ₹50, ₹100, ₹200 और ₹500 तक ये आपको मिल जाते हैं। तो गाइज़ अगर आप सुबह 4 से 5 बजे तक भी दर्शन की लाइन में लग जाते हो तो 2-3 घंटे में आपको दर्शन मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपने लेट किया तो ये दर्शन की लाइन लगने लगने में 6 से 7 अगर आपने बजा दिया तो आपको जो 2 से 3 घंटे में दर्शन होने वाले थे वो दर्शन आपको 7 से 8 घंटे लग जाएँगे। यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, भीड़ और लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगेन गाइस अगर आप इतनी लंबी लाइन की झंझट से छुटकारा पाना चाहते हो और आप काफ़ी अच्छे बजट वाले हो, तो आप वीआईपी दर्शन पास भी ले सकते हो। इसमें आपको लगभग आधे से 1 घंटे में दर्शन मिल जाएगा और वीआईपी दर्शन के प्राइस की बात करें तो ये ₹1000 पर पर्सन होगा। वीआईपी दर्शन के लिए आप वहाँ के पुजारी से मिलेंगे तो वो आपको ईज़िली पास कटवा के दे देंगे और आपको निकास द्वार से प्रवेश कराकर दर्शन करा देंगे और दर्शन के बाद अगर आप चाहो तो ब्राह्मण को दक्षिणा भी दे सकते हो, ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट ये हमारी सदियों की परंपरा है और ऐसा माना जाता है कि कोई भी अगर हम किसी तीर्थ स्थल पे जाएँ तो वहाँ हमें दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि जो पुजारी और पंडित हैं वो भगवान की सेवा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो अपनी सारी लाइफ़ भगवान की सेवा में ही बिता देते हैं और उनका घर परिवार कहीं न कहीं इसी सब चीज़ों से चलता है। तो अगर हमारी दान शक्ति है, अगर हमारी क्षमता है, तो हम दे सकते हैं, नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें देना ही पड़ेगा। तो दर्शन करने के बाद गाइज़ थोड़ा बहुत हम आस-पास घूम लेंगे, उसके बाद हम सेम डे ट्रैक डाउन करके गौरीकुंड हमें आना है उसी दिन। ऊपर आने के लिए गाइज़ लगभग 8 से 9 घंटे का टाइम लग जाता है, लेकिन आपको पता है कि नीचे आने में थोड़ा-सा ज़्यादा ईज़ी होता है, तो लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम आपको लगेगा। तो आप शाम तक आराम से गौरीकुंड पहुँच जाएँगे। यहाँ आप अपना जो क्लॉक रूम में आपने सामान जमा किया है, उसे लेना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके? और फिर आप चाहो तो रात में गौरीकुंड में स्टे कर सकते हो या आप टैक्सी लेके सोनप्रयाग आकर आप सोनप्रयाग में स्टे कर सकते हो। आपको ईज़िली डॉर्मेट्री वगैरह मिल जाएगी। और डॉर्मेट्री की बात करें तो लगभग वही 200 से ₹500 के बीच में आपको एक ठीक-ठीक सी डॉर्मेट्री मिल जाएगी और फिर आपको वापस बस यहीं से मिलेगी या आपको बस टैक्सी जो भी लेना है वो आप पे डिपेंड करता है और ये आपको हरिद्वार तक छोड़ देगी। अब हम ये देखते हैं कि हमें कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम हरिद्वार को अगर बेस पॉइंट मान लेते हैं और इसमें जो भी एडिशनल डेज़ हैं जो आपके शहर से हरिद्वार आने में लगा है या हरिद्वार से आपके शहर वापस जाने में लगता है, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। मैं बस एक आइडिया दे रही हूँ आपको हरिद्वार से कितना टाइम आपको लगता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग आपका 1 दिन लगभग लगेगा। दूसरे दिन आप सोनप्रयाग से केदारनाथ बेस कैंप पहुँचोगे। ओके, तीसरे दिन की बात करें तो केदारनाथ दर्शन आपको करने हैं और वापस आपको सोनप्रयाग उसी दिन आना है और चौथे दिन की बात करें तो सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए आपका आना है। तो लगभग 4 से 5 दिन का आप ट्रिप प्लान कर सकते हो। अब गाइस अगर बात करें यहाँ आने का बेस्ट टाइम, वैसे तो दोस्तों केदारनाथ साल के बस 5 से 6 महीने ही खुला रहता है, लेकिन इस साल ये यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है और 20 नवंबर तक चलेगी। तो दोस्तों कपाट खुलने के लगभग 20 से 25 दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप इस टाइम को अवॉइड कर सकते हो। इस टाइम पे गाइस आपको डॉर्मेट्री होटल वगैरह सब फुल मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और इस टाइम आप अवॉइड करना। जून आप प्रेफ़रेबल टाइम मान सकते हो, जून में भीड़ थोड़ी कम रहती है, तो आप इस टाइम पे जा सकते हो। अगर जुलाई अगस्त की बात करें तो इस टाइम पे मॉनसून आ चुका होता है और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और लैंडस्लाइड का खतरा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इस टाइम को भी अवॉइड करना। फिर से अगर हम सितंबर अक्टूबर की बात करें तो इस टाइम पे बारिश बंद हो चुकी होती है और ये भी एक बेस्ट प्रेफरेबल टाइम है जहाँ पे आप जा सकते हो। इसमें मई के कंपैरिजन में भीड़
कम होती है और अगर हम जुलाई अगस्त की बात करें तो उस टाइम के कंपैरिजन में भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है। और नवंबर अगेन गाइस लास्ट के 20 दिन कपाट बंद होने का टाइम होता है, तो इस टाइम भी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप इस टाइम भी अवॉइड कर सकते हो। अब गाइस अगर हम टोटल बजट की बात करें तो ये अप्रॉक्स 4000 से 5000 रुपीज़ पर पर्सन का आपका बजट पड़ेगा। अब अगर हम ये देखें कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करना है, तो आप रजिस्ट्रेशन स्लिप ज़रूर कैरी करना, इसका 2-3 कॉपी करवा लेना। आप अपने साथ आधार कार्ड ज़रूर कैरी करना। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो कार की रजिस्ट्रेशन स्लिप ज़रूर रख लेना और जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री वगैरह बुक की है, उसकी स्लिप भी अपने साथ ज़रूर रखना। इसके अलावा गाइस हेलीकॉप्टर की जो भी कॉस्ट वगैरह है और इसकी लोकेशन वगैरह सब आपकी स्क्रीन पे दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। और बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट होते हैं, आप उससे थोड़ा अवेयर होके करना और सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे जाके ही बुकिंग करना। इसके अलावा जो आप पालकी या आपको जो कंधे पे उठा के लेके जाते हैं और जो घोड़े की प्राइस भी आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, आप उसको पॉज़ करके देख सकते हो। और अगर आपको कोई परेशानी है चलने में तो आप इन सब की मदद से भी ऊपर तक ईज़िली जा सकते हो। गाइज़ अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कैरी, आप अपने साथ थर्मल ज़रूर कैरी करना, जैकेट्स कैरी करना, ग्लव्स, कैप, स्वेटर्स और अच्छी शूज़ ज़रूर कैरी करना, रेनकोट, एक्स्ट्रा क्लॉथ्स जो भी आपके गारमेंट वगैरह जो भी होते हैं, मेडिसिन्स ज़रूर आप अपने साथ रखना जैसे हेडेक या स्टोमक या पेन रिलीफ स्प्रे वगैरह आप अपने साथ रखना और पावर बैंक भी आप अपने साथ ज़रूर रखना। तो ये थी गाइस केदारनाथ यात्रा की फुल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके हर ट्रिप को टेंशन फ्री और मज़ेदार बना सकें। तो फटाफट शेयर कर दीजिए ये वीडियो अपने उस फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जिसके साथ आप केदारनाथ यात्रा ट्रिप प्लान कर रहे हो। और गाइस आप लाइफ में एक बार ये ट्रिप ज़रूर प्लान करना। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।